हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इसका परिभाषा कि वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 के बराबर हो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर लिखते हैं हम 5x² + 2x + 3 = 0, तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण है वह किस चर में है, वो चर x है, ठीक है ना। और x का जो अधिकतम घात है कितना है, 2 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3 = 6। यहाँ पे देखिए ये समीकरण है, इस समीकरण ये जो है समीकरण इस जो किस चर में है, x चर में है। यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है वो कितना है, 1 है, ठीक है ना। x का अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण ना बोल करके क्या बोलेंगे, इसको हम रैखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है ना, रैखिक समीकरण। अब ये क्या हो, कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर देखिए कोई समीकरण x चर में हो और उसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, जैसे कि 3x³ + 6x² + 5x + 6 = 0, तो यहाँ जो समीकरण है ये समीकरण किस चर में है, x चर में है, और यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो ये जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण न कहला करके कौन सा समीकरण कहलाएगा, त्रिघात समीकरण। बात समझ में आया। तो हमने एक एक करके एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश किया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए आपको x चर में जो होना, एक कोई भी चर होना चाहिए और उस चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए। तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए अब अगर हम उस समीकरण को, जो चर है उस चर को अगर घात को घटते या बढ़ते क्रम में लिख देते हैं तो वह समीकरण मानक समीकरण कहलाया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होगा वो होगा ax², वो कितना होगा, वो होगा ax² + bx + c = 0। यहाँ पे ये देखिए x का जो अधिकतम घात है 2, यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है, ठीक ना। ठीक उसी पर यहाँ से x का पावर 0 है, बात समझ में आया ना। तो ये जो है जो घात है वो घटते क्रम में है, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, समीकरण, द्विघात समीकरण बोलेंगे। और यह जो समीकरण है मानक रूप में कहलाएगा। यहाँ पे बताइए, अगर द्विघात समीकरण होने के लिए यहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाता है तो ये 0 × x² ये 0 हो जाएगा। उस स्थिति में यहाँ पर यह द्विघात समीकरण नहीं बच पाएगा। बात समझ में आया ना। तो आई होप कि आपको ये द्विघात समीकरण क्या होता है समझ में आया होगा। चलिए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, उस 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि आपको जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यहाँ पे ये कुछ समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि ये स्पष्ट रूप से ये नहीं पता है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हमको ये पता करना है, ठीक है ना। ये ऑटो प्रश्न दिया हुआ है, उस सभी को हल करके ये दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण होने के लिए यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बात समझ में आया ना। तो यहाँ तो ये जो है अगर हम इसको बारी बारी से हल करें तो ये समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 का जो है ना हल, ठीक ना। तो 1 में क्या दिया हुआ, x + 1 द होल स्क्वायर = 2 × x - 3। अच्छा समझ में आया ना। तो यहाँ देखिए x + 1 द होल स्क्वायर है, इसको अगर हम विस्तृत रूप में लिखें तो ये a + b द होल स्क्वायर पर टूटेगा। और हम जानते हैं a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + 2ab + b², ठीक है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा x² + 2ab के जगह पर 2 × x × 1, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना। x + 1 द होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, x² + 2x + 1। यहाँ पे देखिए अब 2 × x - 3 है, तो इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2 × 3, ये माइनस का माइनस रहेगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ये 2x है, इस साइड भी प्लस 2x है, इधर भी प्लस 2x है, तो ये 2x मतलब कि बराबर चिन्ह के दोनों तरफ अगर समान पद रहे तो वो कट जाता है, ठीक है ना। 2x से 2x खत्म हो गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ यहाँ पे x² + 1, x² + 1 = -6। अब -6 को लेकर के आते हैं हम लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 6 =
राइट साइड में क्या बचेगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि -6 किधर आ गया, लेफ्ट में आ गया राइट से, तो ये प्लस हो जाएगा और राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए x का अधिकतम घात कितना है, जो समीकरण है x चर में है और x का अधिकतम घात 2 है। जब x का अधिकतम घात 2 है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये समझ में आया हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। बात समझ में आए। चलिए इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 का 3 से, तो ये -6 हो जाएगा, -2 इंटू -x, ये +6 हो प्लस 2x हो जाएगा। बात समझ में आया। हाँ, माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इस सबको उठा के ले जाते हैं इधर लेफ्ट में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -6 ये +6 हो जाएगा और +2x ये -2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना हुआ, एक्स स्क्वायर और -2x -4x और +6 इज इक्वल्स टू 0, यही तो बचा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर -4x + 6 है, तो ये जो चर है x चर है, x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो ये समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण होगा। बात समझ में आया ना। हम लिख देंगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। बात समझ में आया। चलिए हम इस x का मल्टीप्लाई इन सबके साथ इसको विपरीत करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 फिर -2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू फिर x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 और -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करते हैं। तो ये देखिए x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और -2 का x तो -2x और माइनस प्लस माइनस होता है -2 इज इक्वल टू x का x से एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3x x का 3 से 3x हो जाएगा -x और -3। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद इधर भी है और एक्स स्क्वायर वाला पद इधर भी है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया ना। दोनों तरफ समान पद है एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। यहाँ x से -2x का जब सम क्रिया होगा तो ये कितना हो जाएगा -x और यहाँ -2 अकेले बचेगा और इस साइड में 3x से जब -x करेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, इस सबको उठा करके ले जाते हैं बाएं साइड में। तो -x -2 और लेके आता है ये प्लस, मतलब कि दाहिने साइड में +2x है तो ये इधर जाएगा लेफ्ट में तो -2x हो जाएगा और -3 जा करके उधर +3 हो जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे दाहिने साइड में 0 को बराबर कर देंगे। बात समझ में ना। ये -x -3 2x ये -3x हो जाएगा, -2 और +3 ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप ही बताइए यहाँ जो समीकरण है ये समीकरण किस चर में है, x चर में है। x का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये जो है समीकरण रैखिक समीकरण है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि x - 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है ना। चलिए अब x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से और फिर -3 का 2x प्लस 1 से करते हैं और इस x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। फिर x का 2x से तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, -3 का 2x से तो -6x हो जाएगा और -3 का 1 से तो -3 हो जाएगा इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे देखिए इस सब को क्या करते हैं ना, लेकर के चले आते हैं, प्लीज को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है प्लस x और -6x कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, घटता है। तो जब x से मतलब 6x से x से घटाएंगे तो ये 5x और चिन्ह हमेशा बड़ा वाला रहेगा तो -5x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अरे यहाँ पे -3
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करता है ना, इस शब्द को लेके जाते हैं लेफ्ट में, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 जो का त्यों रहेगा, इसको लाएंगे लेफ्ट में, तो ये प्लस में है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो यह माइनस 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, और माइनस 5x और माइनस 5x कितना हो जाएगा, दोनों जुट करके एग्जीक्यूट होकर के, मतलब कि इसका क्रियाकलाप करके क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस 10x लिख सकते हैं, और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ही बताइए जो समीकरण है ये किस चर में है, x चर में है, और x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये समीकरण जो होगा ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे, अतः ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण है। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और इंटू x माइनस 1। समझ में आया ना। तो यहाँ 2x का जो मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे, अब इसको हम विस्तृत रूप से हल करेंगे तो यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, यूं ऐसे करते हैं इसको, ठीक ना। फिर x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से कर देते हैं, है ना। करने के लिए तो यहाँ से x का मल्टीप्लाई x प्लस 5 से भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो जो अच्छा लगे उसको करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और इसका प्लस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे, तो यहाँ 2x का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने के बराबर आएगा, हो ये होगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x का जब माइनस 3 से तो माइनस 6x हो जाएगा, और माइनस 1 का x से तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x का x से तो x स्क्वायर, और x का माइनस 1 से तो माइनस x हो जाएगा, और फिर प्लस 5x, और फिर 5 का माइनस 1 से तो माइनस 5 हो जाएगा। अब आप ही बताइए 2x स्क्वायर जो कहते हैं अभी रखिए, और माइनस x माइनस x, ये माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x का प्लस 5x से, ये कितना हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 5। बात समझ में आया। इस सब को लेके जाते हैं लेफ्ट में, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे। 2x स्क्वायर का माइनस x स्क्वायर करें तो केवल x स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। माइनस 7x और माइनस 4x ये कितना हो जाता है, माइनस 7x और माइनस 4x ये जो होता है माइनस 11x हो जाएगा एग्जीक्यूट होकर के, प्लस 3 और प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप गौर देखिए तो जो समीकरण है किस चर में है, x चर में है, और x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। जो अब चर का अधिकतम घात 2 हो तो वो समीकरण कौन सा समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण होगा। ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण होगा। बात समझ में आया, तो इसको नोट डाउन कीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ये इसको तो ये सरलीकृत रूप में है, इसको जो कहते हैं लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। यहाँ हम a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो हम सब जानते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर कितना हो, a स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसके बराबर होता है जी, प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इस रूप में हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस के लिए माइनस 2, फॉर्मूला का a के लिए x और b के लिए क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस 4। बात समझ में आया। अब क्या करते हैं कि इस सब को लेकर के लेफ्ट में आते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4x ये की एग्जीक्यूट होकर के क्या हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, माइनस 3, ठीक है ना। माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए समीकरण जो है किस चर में है, x चर में है। समीकरण जो है x चर में है तो इस यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 3 है,
तो x का अधिकतम घात अगर 3 है तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वह समीकरण द्विघात समीकरण न होकर के कौन सा समीकरण कहलाता है, त्रिघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण है नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह त्रिघात समीकरण है। ठीक है, आई होप कि यह समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, x + 2 द होल क्यूब इज इक्वल टू 2x × x² - 1। अब देखिए यहाँ पे a + b द होल क्यूब क्या होता है, a + b द होल क्यूब ये होता है a³ + 3a² + 3ab² + b का क्यूब। बात समझ में आया? तो अब क्या करते हैं ना, x + 2 द होल क्यूब है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 3a² 3x² × 2 + 3ab²। a के लिए x, b के लिए क्या लिखेंगे, एक 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x का x² से 2x क्यूब हो जाएगा। ये जो 2x का x² से करेंगे गुणनफल तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब - 2x। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x क्यूब देखिए यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा प्लस 6x², और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 यानी कि 12x बचेगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x क्यूब हो, 2x क्यूब और -2x। अब क्या करते हैं, जो राइट में दिया हुआ है जितना भी पद उस सबको लेके लेफ्ट में चलते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, ठीक है ना, -2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। तो आप गौर कीजिए, इसमें x क्यूब है, ये क्या है, x का क्यूब है और -2x क्यूब है। तो x क्यूब और -2x क्यूब -x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब से अगर -2x क्यूब करेंगे तो -x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 6x² वाला केवल एक ही पद है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको प्लस 6x², और 12x है प्लस 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 14x। बात समझ में आया? और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये जो समीकरण है ये समीकरण है किस चर में है, x चर में है। x का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो बताइए यह क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो समीकरण है यह त्रिघात समीकरण होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर आपको इस चीज को समझने में परेशानी आती है तो बार बार क्या कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके अपने आगे पीछे करके देखिए, उस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, x क्यूब - 4x² - x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 द होल क्यूब, ठीक है ना। इसको चेक करना है कि ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसे तो देखने से पता नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे ना, जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक ना, उसको तो सिंप्लीफाई अभी नहीं कर सकते हैं, तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x क्यूब - 4x² - x + 1 इज इक्वल्स टू, ये देखिए x - 2 द होल क्यूब है। तो x - 2 द होल क्यूब को अगर हम तोड़ेंगे तो ये a - b द होल क्यूब पर टूटेगा, और हम सब जानते हैं -b द होल क्यूब होता है a क्यूब - 3a² b, ठीक है ना, प्लस 3ab² और -b क्यूब होता है, ठीक है ना। चलिए इस है ना फॉर्मूला पर तोड़ते हैं इसको। तो लिखेंगे x का क्यूब माइनस लिखेंगे 3a² b, x² और b के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस 3 a के जगह पर x और b² यानी कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस b का यानी कि 2 का क्यूब लिखेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब माइनस, यहाँ पे x क्यूब -4x² माइनस x + 1 इज इक्वल्स टू x का क्यूब, और देखिए 3 × 2 6 हो जाएगा, x² प्लस 2 दूनी 4, 4 × 12 x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का क्यूब यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो इधर भी x क्यूब है, इधर भी x क्यूब है, दोनों का चिन्ह समान है। अगर दोनों पद बराबर हो और समीकरण के दोनों तरफ हो, बराबर चिन्ह के दोनों तरफ हो, तो क्या करते हैं, इसको काट सकते हैं।
यहाँ एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म हो गया, बात समझ में आया ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बच क्या गया -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दाहिना पक्ष में बचा है -6x² प्लस 12x माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इन जो दायां पक्ष में है जो भी पद उस सबको लेके जाता है बायां पक्ष में, तो ये हो जाएगा -4x² जो कहते हैं लिखाएगा, -x भी जो कहते हैं, +1 जो कहते हैं ये इधर आएगा, ठीक है ना। 6x² जाएगा उस साइड तो +6x² हो जाएगा, और यहाँ पे +12x है तो -12x हो जाएगा, यहाँ पे -8 है तो +8 बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब देखिए x² वाला जो पद है वो सब एक साथ एग्जीक्यूट होगा, तो -4x² प्लस 6x² ये कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और -x और -12x ये -13x हो जाएगा, ठीक है। और 1 और +8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू दाहिने साइड में 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे गौर से देखिए जो समीकरण प्राप्त हुआ वह है समीकरण चर x में है, यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में एक बार में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके, है ना, आगे पीछे करके देखिए और समझिए और बातों को बढ़िया से समझिए, तो विश्वास है कि आपको द्विघात समीकरण क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि नहीं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई, अच्छा इसका जो यूनिट है मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक ना। जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और उस क्वेश्चन से हमें निष्कर्ष निकालते हुए हमको उसको समीकरण के रूप में बैठाना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं आयताकार भूखंड, कुछ इस प्रकार से होगा। आयताकार भूखंड कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। आयताकार भूखंड इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। पूरे जो क्षेत्र है ये कितने, पूरे जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। और जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें सबसे पहले हमको इसको चौड़ाई को मानना पड़ेगा। चौड़ाई को हम मान लेते हैं कितना x, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई कितना हमने x माना, ठीक है। तो इसका जो लंबाई है, प्रश्न को बार बार पढ़िए, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है जो इसका लंबाई होगा और किसके बराबर होगा चौड़ाई के दुगुने से। मतलब चौड़ाई को तो x माने हैं, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और क्या है एक अधिक है यानी कि 2x + 1 हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो इसका जो लंबाई होगा कितना होगा 2x + 1, और हमें पहले से दिया हुआ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ऐसे हम जानते हैं जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये किसके बराबर लिख देंगे हम 528 मीटर स्क्वायर के बराबर लिख देंगे। जो लंबाई कितना है 2x + 1 मीटर है। तो अभी क्या करते हैं ना, मीटर यूनिट को भूल जाते हैं, मीटर वेटर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1, 2x + 1 मीटर ना लिख करके केवल 2x + 1 लिखे, और इसका गुना चौड़ाई कितना है x माना है तो x मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x को x ही लिखेंगे, मीटर x मीटर को हम x ही केवल लिखेंगे। बात समझ में, ये लिख दिए, फिर बराबर 528 जैसे हमने मीटर स्क्वायर को छोड़ देना है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं x का 2x से, तो ये हो जाएगा 2x², फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, x का 1 से तो केवल x हो जाएगा, बराबर 528, ठीक ना। 528 दाहिने साइड में है तो इसको लेके आते हैं बाएं साइड में, तो ये हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये रहा आपका जो समीकरण है। इस समीकरण किस चर में है, x चर में है, इसका अधिकतम घात 2 है, x का अधिकतम घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। बात समझ में आया। तो हमको इतना ही भर मतलब कि इस द्विघात समीकरण को ज्ञात करके छोड़ देना है, इसको हल नहीं करना है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहले पूर्णांक को मान लेते हैं कि वह x है। यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक
जो है x है, कितना है, पहला पूर्णांक x है, और चूंकि कह रहा है कि क्रमागत पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना। तो क्रमागत पूर्णांक का मतलब जस्ट पूर्णांक में हम एक जोड़ते हैं तो अगला पूर्णांक निकल जाता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अगला पूर्णांक कितना होगा, अगला पूर्णांक जो होगा वह x+1 होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनका जो गुणनफल है कितना है, वो कितने के बराबर, 306 के बराबर है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का गुणनफल यानी कि x × x+1 कितना है, 306 है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x में x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² हो जाएगा, फिर +1 में x से मल्टीप्लाई हुआ तो x होगा, = 306, इतना लिख देना है। और जो 306 है दाहिने साइड उसको लेके आते हैं बाएं साइड, तो कितना हो जाएगा, x² + x - 306 = 0। ऐसा समझ में, ठीक ना। तो ये हो गया एक समीकरण जो कि x चर में है, और इसका जो अधिकतम घात है 2 है, तो द्विघात समीकरण होगा। तो हमने इस स्टेटमेंट के लिए, इस कथन के लिए क्या निकाल लिया, एक समीकरण निकाल लिया। तो आपको इतना लिख करके छोड़ देना है, इसको हल नहीं करना है, ठीक ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या मान लेंगे कि रोहन का जो वर्तमान आयु है, ठीक ना, कितना है, रोहन का वर्तमान आयु कितना है, x है, ठीक है। इसमें और कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन के माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, रोहन के माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x+26 वर्ष में, ठीक है ना। सेंटेंस में कहा जा रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो अब चूंकि हमने यहाँ पर जो है रोहन और उस रोहन के माँ का जो है वर्तमान आयु हमने ज्ञात किया है, तो अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु में हम 3 वर्ष जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात जो है सो रोहन का आयु कितना होगा, वो होगा x+3 वर्ष, ठीक ना। वर्ष छोड़ देते हैं, x+3 केवल लिखते हैं। जो माँ का आयु होगा वो कितना होगा, वो होगा x+26 मतलब 26 + 3 3, ये हो जाएगा x+29 वर्ष, x+29 वर्ष। अब क्या है ना कि 3 वर्ष पश्चात जो आयु का गुणनफल हो कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो आयु का गुणनफल कितना है, 360 के बराबर। तो लिखेंगे x+3 × x+29 माने कि x+29 बराबर 360। चलिए x अब क्या करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 29x + 3 में x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x हो जाएगा, और फिर +29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 × 27 के 7 × 2 3 × 6 = 2 8 87 हो जाएगा, = 360। अब देखिए यहाँ पे ये लिखेंगे x² + 29 में 3 जो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32x, और फिर +87 = 360। ये जो 87 है, सॉरी 87 नहीं 360 को ही लेके आते हैं, x² + 32 + 87 - 360 बराबर 0, मतलब कि 360 जो दाहिने साइड था लेके आते हैं बाएं साइड, तो ये कितना बचेगा x² + 32x, सॉरी यहाँ पे x रहेगा 32x प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस का मतलब कि घटाओं का क्रिया होगा, 360 में से अब 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये होगा 3 और ये 7 और ये 273 273 बचेगा। और चूंकि बड़ा वाला अंक जो है माइनस में है, ठीक ना, तो यहाँ पर चिन्ह भी माइनस में रहेगा, तो -273 हो जाएगा, -273 बराबर 0। तो ये हमारा ये समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इतना भर आपको समीकरण लिख करके छोड़ देना है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो देखिए, हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है तो हमको चाल को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि जो रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है ना, रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। आया समझ में, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको दूरी कितना है, दूरी तो फिक्स है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है ना। अगर वैसे भी हम सब जानते हैं कि जितना चाल बढ़ाएंगे उस दूरी को तय करने में कम समय लगेगा, और चाल घटेगा तो अधिक समय लगेगा दूरी को तय करने में, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे गौर से, तो जो 480 किलोमीटर की दूरी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले तो जो समय लगेगा उस दूरी को तय करने में कितना लगेगा, 480 मैंने दूरी बटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दूरी इक्वल टू चाल बटा समय। तो अगर देखिए दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है, कितना है 480 किलोमीटर, चाल कितना है, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा माने हुए हैं। तो यहाँ पर समय कितना लगेगा बाबू, यहाँ पे समय लगेगा 480 बटा x आवर, यानी t कितना हो जाएगा 480 बटा x। बस समझ में आना। तो अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर इसकी चाल 8 घंटा, अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो चाल कम होती यानी क्या कहने का मतलब हुआ कि चाल तो हम पहले माने थे कि x किलोमीटर, तो अब क्या है, अब रेलगाड़ी की जो चाल है, अब रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितना होगा, रेलगाड़ी की चाल अब कितना होगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, ठीक ना। तो अब तो दूरी तो समय नहीं, 480 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो वो समय कितना ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, कितना, तो 3 घंटा। तो जो समय है, अभी समय कितना निकला है 480 बटा x, तो अब जो समय होगा, समय वो कितना हो जाएगा 480 बटा x प्लस 3, इतना समय लगेगा। समझ गया ना। तो हम सब जानते हैं फॉर्मूला से कि जो दूरी होता है वो किसके बराबर होता है, चाल गुने समय के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, दूरी कितना है हमारे पास 480 किलोमीटर है, और चाल कितना है, नया तरीके से जो चाल है वो x माइनस 8 है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अभी क्या कीजिए ना, यूनिट को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 480 x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कितना है, समय कितना है 480 बटा x प्लस 3 है, तो ये तो हमारे पास समय है ये, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 480 इज इक्वल्स टू x में जब हम 480 बटा x का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल बचेगा 480, ठीक है ना। वो कैसे, तो देखिए 480 बटा x अगुने x, तो ये x खत्म हो जाएगा तो केवल 480 ना बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको लिख दिया 480। उसके बाद देखिए जब x का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। जब 480 का 8 मतलब 480 का जो 8 है माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 480 मल्टीप्लाई 8 है 0 अठहत्तर 64 के 4 में 6 8 32 6 38 38 से 40 हो जाएगा, तो माइनस 38 40 बटा x, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाता है माइनस 24 हो जाएगा, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 480 इस साइड भी और 480 इस साइड भी, तो दोनों खत्म हो जाएगा, है ना, माइनस इधर आकर के घट जाएगा, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे अगर 1 लेते हैं, यहाँ भी 1 लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से x में भाग देंगे तो x बचेगा, उसका मल्टीप्लाई 3x से करते हैं तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, और x में x से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, उस 1 का 3840 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3840 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 24x, ठीक है, ये हो गया 24x। और ये क्या करता है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 3840 और माइनस 24x बराबर ये इधर आकर के 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं 3 कॉमन लेते हैं 3 में, ठीक ना। तो यहाँ पे x² माइनस इसको इस साइड रखते हैं, इसके पहले रखेंगे, मतलब कि x के घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है ना। सॉरी 3 से भाग देंगे तो ये 8 होगा, 8x हो जाएगा। और यहाँ पे जब 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1280 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ। हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट का हमने एक समीकरण बना लिया। अब केवल यहीं तक ला करके छोड़ देना है, आगे इसको हल नहीं करना है। ठीक है ना। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से। ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही।